नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी। नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ एवं संघीय शासन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था कार्य करती थी। सबसे पहले हम अखिल भारतीय संघ की बात करते हैं कि भारतीय जनता द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी कि एक विशाल उपमहाद्वीप जहां भाषा, संस्कृति तथा धार्मिक परिस्थितियों में पर्याप्त विभिन्नताएं विद्यमान हैं, संघीय शासन प्रणाली होना स्वाभाविक है। यह भी माना जा रहा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना से भारत राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ता प्रदान हो सकेगी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ के निर्माण की एक ऐसी योजना लाई गई जिसे भारतीय जनता के किसी भी पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था। योजना क्या थी कि 1935 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ की स्थापना की जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करें। अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। यानी कि एक विचित्र बात थी कि प्रांतों के लिए मिलना तो आवश्यक था, लेकिन देशी रियासतें मिले या ना मिले वो उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। अधिनियम के अंतर्गत कि संघ में सम्मिलित होने के जो इच्छुक जो देशी रियासतें थी वे एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करती और इस प्रपत्र में उन शक्तियों का उल्लेख उन्हें करना था जिसे वो संघीय सरकार को हस्तांतरित करती, और बाद में सम्राट ऐसे प्रवेश प्रपत्रों को अस्वीकार कर सकता था जिनमें शर्तें संघ की योजना के अनुरूप नहीं हो। यानी कि सम्राट को अधिकार दिया गया। संघ में सम्मिलित होने वाली इकाइयों को अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वायत्तता दी गई। केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और विवादों का निपटारा करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहने का मतलब कि जो संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन, एक निष्पक्ष न्यायालय, उसकी व्यवस्था भी इसमें की गई। संघ के निर्माण की एक शर्त पर होना था कि समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें उसमें संघीय व्यवस्थापिका के जो उच्च सदन है उसमें देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व 104 स्थान थे, कम से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखने वाली जो देशी रियासतें हैं वो इसको स्वीकार करें। इस शर्त के पूरा नहीं होने पर यह योजना विफल हो जाएगी, और जब ये शर्त पूरी हो जाए तो सम्राट के सम्मुख रखा जाएगा और भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कभी सम्राट को ऐसी घोषणा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भारतीय राजनीतिक प्रगति को रोका जा सके। अब बात आती है संघीय कार्यकारिणी कि जो संघीय जो व्यवस्था थी उसमें जो कार्यकारिणी थी यानी कि कार्यपालिका थी वो कैसे कार्य करती थी। इसमें जो पहली बात रखी गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई कि संघीय जो पहले 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन था तो प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में उसे लागू किया गया कि संघीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, रक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। जो प्रतिरक्षा, विदेशिक मामले, धार्मिक मामले, कबायली क्षेत्र के प्रशासन के जो रक्षित मामले थे ये रक्षित विषय में रखे गए और बाकी बचे हुए सभी विषय स्थानांतरित श्रेणी में रख दिए गए। संघीय कार्यपालिका को 3 भागों में बांटा गया, गवर्नर जनरल,
रक्षित विषयों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य, स्थानांतरित विषयों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी संघीय परिषद के सदस्य। गवर्नर जनरल भारत के संपूर्ण प्रशासन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता था और वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। सम्राट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, कि गवर्नर जनरल को एक विशेष शक्तियाँ दी गई, उसे एक तरह से यहाँ का अधिनायक बना दिया गया। हम कुछ बिंदुओं के द्वारा उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में अधिकार, कि गवर्नर जनरल के द्वारा वायसराय के नाम से ब्रिटिश साम्राज्य के भारत स्थित सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में देशी रियासतों पर भी प्रभुत्व किया गया। कि गवर्नर जनरल के रूप में तो वो ब्रिटिश प्रांतों के रूप पर, वायसराय के रूप में देशी रियासतों का प्रमुख था। वो अधिनियम की धारा 128(2) के अनुसार यदि वायसराय को यह प्रतीत हो कि संघ में शामिल किसी रियासत के नरेश ने संघीय सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व पूरे नहीं किए हैं, तो गवर्नर जनरल उस रियासत के शासक को अपने विवेक के अनुसार आवश्यक निर्देश दे सकता है। दूसरा जो उसकी शक्ति थी, रक्षित विषयों के प्रशासन पर अधिकार, कि गवर्नर जनरल के द्वारा वायसराय के नाम से रक्षित विषयों के प्रशासन का पूर्ण अधिकार उसे प्राप्त था। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशिक मामले, धार्मिक मामले, कबायली क्षेत्रों के प्रबंध, ये 4 विभाग थे। इन रक्षित विषयों के प्रशासन के संबंध में गवर्नर जनरल को बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक स्वविवेक से कार्य करने की पूरी आज़ादी थी। तीसरी शक्ति है गवर्नर जनरल द्वारा स्वविवेक से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार, कि स्वविवेक से वो कार्य कर सकता था, कि इस बात का निर्णय करना कि उसी के हाथ में था कि कोई विषय गवर्नर जनरल के विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के अंतर्गत आता है अथवा नहीं आता। ये निर्णय भी गवर्नर जनरल करेगा। मंत्रियों को चुनने, आमंत्रित करने, पद ग्रहण करने के संबंध में ये गवर्नर जनरल के विवेक पर था। संघीय व्यवस्थापिका में भाषण देने, विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में संघीय व्यवस्थापिका को सूचना देने के संबंध में, दोनों सदनों को आमंत्रित करने, स्थगित करने तथा संघीय सभा को विसर्जित करने के संबंध में भी अधिकार गवर्नर जनरल को ही था। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, उन्हें सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में भी अधिकार गवर्नर जनरल को था। प्रश्न किए जाने पर यह निर्णय करने के संबंध में कि कोई व्यय संघ की ओर से दिया जाए या अथवा नहीं, ये भी गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था। तो इससे स्पष्ट होता है कि गवर्नर जनरल एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। चौथी जो शक्ति है गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, कि स्थानांतरित क्षेत्र में गवर्नर जनरल को कई महत्वपूर्ण विशेष उत्तरदायित्व दिए गए। इससे संबंधित मामलों के विषय में गवर्नर जनरल के लिए मंत्रियों से परामर्श लेना तो आवश्यक था, लेकिन मंत्रियों के परामर्श को मानना या न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। तो इसमें गवर्नर जनरल के जो विशेष उत्तरदायित्व थे उनमें हम लेते हैं संपूर्ण भारतवर्ष अथवा उसके किसी एक भाग में यदि शांति तथा सुरक्षा खराब हो जाए तो उसका उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल पर था, उसको व्यवस्थित करना उसके हाथ में था। संघीय शासन की आर्थिक स्थिति एवं साख की रक्षा करना, लोक सेवाओं के सदस्यों के वैधानिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों के उचित हितों का संरक्षण करना, ब्रिटेन और बर्मा के व्यापारियों के हितों के विरुद्ध अगर कहीं भेदभाव है तो उसे रोकना, देशी रियासतों के अधिकारों तथा उनके शासकों के अधिकारों एवं मर्यादा की रक्षा करना, अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने में किसी भी प्रकार की आने वाली बाधा को रोकना तथा प्रयोग किए गए जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। पांचवा जो उसका अधिकार है वह है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में उसकी जो शक्तियां हैं। विधायी क्षेत्र में कि कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व स्वीकृति देना, कुछ मामलों पर वाद विवाद या प्रश्न पूछे जाने की स्वीकृति देना, ये गवर्नर जनरल के हाथ में था। विधायी एवं वित्तीय प्रक्रिया के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। राज्य परिषद के 6 सदस्यों की नामजदगी करना तथा विधानमंडल में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निश्चित संख्या की पूर्ति करने
के समर्थन में कुछ अधिकार गवर्नर जनरल को थे। यानी ये तो विधायी क्षेत्र में। फिर प्रशासनिक क्षेत्र में मंत्रियों के विभागों का आवंटन करना, मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का निर्धारण, परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना, वित्तीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तों का निर्धारण करना, उपाधियां प्रदान करना, दंडित अभियुक्तों को क्षमा करना, भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति और सेवा की शर्तों का निर्धारण। इस तरह से गवर्नर जनरल को बहुत सारे अधिकार प्रशासनिक क्षेत्र में भी दिए गए। वित्तीय क्षेत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने वार्षिक विवरण अथवा पूरा विवरण गवर्नर जनरल के द्वारा ही रखा जाता था। संघीय सभा द्वारा अनुदान की किसी मांग से कम अथवा स्वीकृत किए जाने पर उसे मौलिक रूप से ही राज्य परिषद के सामने रखने का निर्देश दे सकता था। विभिन्न अनुदानों की मांगों के लिए सिफारिश कर सकता था। ऐसे विधेयकों अथवा संशोधनों की सिफारिश करना जिनका संबंध नए कर लगाने, पुराने करों में वृद्धि या ऋण लेने हेतु नियम बनाने से हो, ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही सिफारिश की जाती थी। अधिकृत व्यक्ति अनुसूची पर हस्ताक्षर करना, जो अनुसूची होती थी उस पर हस्ताक्षर करना, किसी अनुदान की मांग पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाना। छठी शक्ति है प्रांतीय क्षेत्र में गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की बात कही गई थी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों पर भी नियंत्रण का अधिकार था। और इस नियंत्रण में किस तरह से वो नियंत्रण करता था कि भारत या उसके किसी भाग जिसमें ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित थे कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, प्रांतीय गवर्नरों को अपने स्वविवेक के अधिकारों तथा व्यक्तिगत निर्णय के अधिकारों के उपयोग में लाने के निर्देश देना, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तावित कुछ विधेयकों अथवा संशोधनों पर पूर्व अनुमति देना, प्रांतीय सरकार की अर्थव्यवस्था की देखभाल करना, गवर्नरों को संघीय नियमों को व्यवहार में लाने के लिए आदेश देना। तो यानी कि गवर्नर जनरल प्रांतों की स्वायत्तता पर भी अंत कर दिया था, उसको इतने अधिकार दिए गए। सातवां है चीफ कमिश्नर के प्रांतों का प्रशासन, कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पंथ पिपलोदा नामक क्षेत्र, ये चीफ कमिश्नर प्रांत थे। इनमें प्रत्येक क्षेत्र के प्रशासन का भार चीफ कमिश्नर पर होता था और उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल अपने विवेक से करता था, उसे निर्देश देता था और उसके सारे प्रशासन पर नियंत्रण गवर्नर जनरल का होता था। फिर आता है असाधारण शक्तियाँ, कि गवर्नर जनरल को असाधारण शक्तियाँ भी प्राप्त थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कि दो प्रकार के अध्यादेश गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाते थे, कि जिस समय संघीय विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो वह आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता था। इन अध्यादेशों का प्रभाव विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने की 6 सप्ताह बाद तक रहता था। दूसरे प्रकार के अध्यादेश गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी समय मंत्रियों के परामर्श के बिना जारी कर सकता था। इसकी सूचना उसे भारत मंत्री को देनी होती थी। गवर्नर जनरल की दूसरी जो असाधारण शक्ति थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल के नियम बनाने व लागू करने की जो उसकी शक्ति है, ये उसकी दूसरी असाधारण शक्ति है कि ऐसे कानून गवर्नर जनरल बिना मंत्रियों के परामर्श के तथा विधानमंडल से विचार विमर्श के बिना भी वो बना सकता था। तीसरा है संकटकालीन शक्तियाँ। जब कभी संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता तो संघीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी संघीय निकायों तथा अधिकारियों की शक्तियाँ स्वयं धारण कर लेता था और उसका प्रयोग भी स्वयं ही अपने विवेक के अनुसार करता था। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय प्रशासन के संबंध में गवर्नर जनरल एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभर कर आया। उसे भारतीय संवैधानिक तंत्र की आधारशिला तो कहा ही जा सकता है, इससे भी आगे चलकर वह एक अधिनायक था। अब बात करेंगे हम उसकी कार्यकारिणी परिषद की।
कि गवर्नर जनरल को जो सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद, एक मंत्री परिषद, दो का गठन किया गया। उसकी कार्यकारिणी परिषद में 3 से अधिक सदस्य नहीं होते थे और ये उसे रक्षित विषयों में उसको सलाह देने का कार्य करते थे और ये पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। और जो मंत्री परिषद थी ये स्थानांतरित विषयों में गवर्नर जनरल को परामर्श देने का कार्य करती थी। इनकी नियुक्ति भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही की जाती थी। इनकी संख्या अधिक से अधिक 10 होती थी। गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार किसी एक मंत्री से भी परामर्श ले सकता था, ये उसकी स्वतंत्रता थी और उसकी परामर्श को माने या न माने वो उसके विवेक पर था। यानी कहने का मतलब कि ये भी एक जो कार्यकारिणी परिषद, मंत्री परिषद बनाई, ये भी एक ढकोसला ही था, क्योंकि सारा मंत्रियों के उस गवर्नर जनरल के हाथ में ही होता था। गवर्नर जनरल उनकी इच्छा परामर्श को माने या न माने उन पर निर्भर था। अब हम बात करेंगे संघीय व्यवस्थापिका। अभी तो हमने कार्यपालिका की बात की, अब संघीय व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका की बात करेंगे। कि संघीय व्यवस्थापिका में 2 सदन बनाए गए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की गई, जिसमें पहला सदन था राज्य परिषद और दूसरा था संघीय सभा। जो राज्य परिषद थी ये उच्च सदन था, इसकी सदस्य संख्या 260 निश्चित की गई। इन 260 सदस्यों में से 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भारत है, ब्रिटिश प्रांत है, उनका प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें 150 निर्वाचित होते थे और 6 गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते 156 में। और जो बाकी बचे 104 सदस्य ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाते थे, कि रियासतों के शासक इन्हें मनोनीत करते थे। यानी कि लोकतांत्रिक और राजाशाही व्यवस्था का मिश्रण। राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से किया जाता था। इसमें इकाइयों का प्रतिनिधित्व असमान था, समान प्रतिनिधित्व नहीं था प्रत्येक इकाई का, जनसंख्या के आधार पर ऐसे प्रतिनिधित्व। मताधिकार बहुत कम था और साधारणतः संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1 लाख के लगभग थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधि विभिन्न रियासतों में बांट दिए गए थे, जैसे हैदराबाद को 5, मैसूर, कश्मीर, ग्वालियर आदि रियासतों को 3-3 सदस्य भेजने का वो अधिकार था। कुछ रियासतों में से एक ही और छोटी रियासतों में भी 1-1 सदस्य भेजने की वो प्रावधान किया गया था। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था जिसका विघटन नहीं होता था। सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष था, कि राज्य परिषद के जो कार्यकाल था वो 9 वर्ष था, लेकिन 1/3 सदस्य 3 वर्ष के बाद हट जाने की व्यवस्था थी। जिनका कार्यकाल 9 वर्ष पूरा हो जाता था वो 3 वर्ष बाद हट जाते थे, उसकी जो हटाए गए सदस्यों की जगह दूसरे सदस्य आ जाते थे। अब बात आती है संघीय सभा की, कि संघीय व्यवस्थापिका में को जो निम्न सदन था उसको संघीय सभा का नाम दिया गया। इसकी सदस्य संख्या 375 निश्चित की गई। इसमें 125 देशी रियासतों से आते थे। ब्रिटिश भारत की जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें 250 स्थान दिए गए और 4 स्थान व्यापार, उद्योग तथा श्रम के लिए निश्चित किए गए थे। शेष 246 स्थान विभिन्न प्रांतों में वितरित कर दिए गए थे। यानी कि 250 में से 4 स्थान तो व्यापार, उद्योग तथा श्रमिकों को निश्चित किए गए और बाकी बचे 246 स्थान विभिन्न प्रांतों में बांट दिए गए थे। संघीय सभा का इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। एक विशेष बात यह थी कि लोकतंत्रात्मक आचरण की सभी परंपराओं के विरुद्ध संघीय सभा का निर्वाचन परोक्ष रीति से किया जाता था। राज्य परिषद और संघीय सभा दोनों के द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। सदनों के इस अध्यक्षों को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता था। दोनों सदनों के सदस्यों को विधानमंडल के कानून द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते थे। सदस्यों को पुनः निर्वाचित होने का अधिकार था, परंतु कोई भी सदस्य एक समय पर दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता था। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्थापिका की शक्तियाँ, कि
संघीय व्यवस्था जो 1935 का अधिनियम में ये जो संघीय व्यवस्था पे अपनाई गई थी, ये अलोकतांत्रिक थी और उसकी शक्तियाँ भी बहुत सीमित थी। लेकिन फिर भी 3 उस बिंदुओं से हम इनकी शक्तियों का अवलोकन करेंगे। विधायी शक्तियाँ, संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सूची और समृद्धि सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल संकट की घोषणा कर देता तो संघीय व्यवस्थापिका प्रांतीय सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती थी। प्रत्येक विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक था। अगर दोनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी और बहुमत से निर्णय लिया जाता था। व्यवस्थापिका को न तो इस जो 1935 का जो विधान था उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी, न ही उसके द्वारा भारत के ऊपर लागू होने वाले ब्रिटिश संसद के अधिनियमों को संशोधित या रद्द करने का अधिकार था। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना विधानमंडल में भी नहीं रखे जा सकते थे। गवर्नर जनरल के द्वारा विधानमंडल में किसी ऐसे विधेयक पर चल रहे वाद विवाद को रोका जा सकता था जो उसके विशेष उत्तरदायित्वों से संबंधित होता था। विधानमंडल द्वारा पास किए गए विधेयकों पर गवर्नर जनरल द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग यानी वीटो का प्रयोग भी किया जा सकता था। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने और अधिनियम निर्मित करने के संबंध में जो गवर्नर जनरल को जो शक्तियाँ थी उसे संघीय विधान मंडल की जो विधायी शक्तियाँ थी वो एक तरह से सिमट कर रह गई थी। दूसरा है वित्तीय शक्तियाँ, कि संघीय व्यवस्थापिका की जो वित्तीय शक्तियाँ थी वो भी बहुत सीमित थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये देखा जाता है कि संघीय व्यवस्थापिका में जो निम्न सदन होता है, जो जनता द्वारा चुना, उसको वित्तीय क्षेत्र में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान की गई। करारोपण और व्यय से संबंधित प्रस्ताव गवर्नर जनरल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जाते थे। वार्षिक बजट गवर्नर जनरल तैयार करवाता था और वही विधानमंडल में उसे प्रस्तुत करता था। लेकिन बजट का 80% से अधिक भाग मत निरपेक्ष होता था। मत निरपेक्ष व्यय की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। जो 80% भाग था उसमें गवर्नर जनरल का वेतन भत्ता, अन्य सभी खर्चे, भारत सरकार द्वारा ऋण की अदायगी के लिए रखी हुई रकम और ब्याज, मंत्रियों, परामर्शदाताओं, आर्थिक सलाहकार, एडवोकेट जनरल, चीफ कमिश्नरों के वेतन भत्ते और आर्थिक सलाहकार की कार्यालय का व्यय, संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, रक्षित विषयों के प्रशासन से संबंधित व्यय, प्रांतों में के प्रशासन के संबंध में व्यय, किसी न्यायालय के निर्णय की क्रियाविधि के लिए आवश्यक जो धन है वो, ये सारी मत निरपेक्ष। और CS बाकी 20% जो बचा हुआ है वो सापेक्ष, वो उसके ऊपर वोट डाल सकते थे। तो गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत या कम की गई किसी अनुदान मांग को दोबारा से बहाल कर दे। यदि उसे ऐसा करना अपने विशेष उत्तरदायित्व में उचित लगे तो वो ऐसा कर सकता था। कहने का मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल को विशेष पावर थे। तीसरा आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कि कार्यपालिका क्षेत्र में दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं थी। मंत्री परिषद केवल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी थे। निम्न सदन मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकता था और व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री के विरुद्ध भी प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता था। दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका को प्रभावित करने के लिए पूरक प्रश्न पूछने, काम रोको प्रस्ताव पेश करने का कार्य किया जा सकता था। गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्य विधानमंडल के नियंत्रण के बाहर थे। संघीय व्यवस्थापिका एक प्रभुत्व शक्ति संपन्न कानून निर्मात्री संस्था नहीं थी। इसे संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्थापिका भी नहीं कहा जा सकता। व्यवस्थापिका की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर भी कई तरीके के प्रतिबंध थे जो कि एक लोकतांत्रिक नहीं थे। तो कहने का मतलब कि सब सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। जो शक्तियां दी गई थी उस पर भी चेक्स एंड बैलेंस जगह जगह लगा दिए गए थे। अब आता है संघीय न्यायालय, कि संघ की एक अनिवार्य शर्त के रूप में संघीय न्यायालय की स्थापना आवश्यक होती है और 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी और वो सदाचार पर्यंत
65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकते थे। इसके पूर्व उन्हें कदाचार अथवा मन शरीर की दुर्बलता के आधार पर सम्राट द्वारा पद से हटा सकता था। प्रधान न्यायाधीश को 7,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 5,500 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यह वेतन केंद्रीय राजस्व के मत निरपेक्ष भाग में से देय होता था। न्यायाधीशों के कार्यकाल में वेतन में कटौती नहीं की जा सकती थी। संघीय न्यायालय को मौलिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र प्राप्त थे, लेकिन संघीय न्यायालय को सर्वोच्च या अंतिम न्यायालय की स्थिति नहीं दी गई थी, कारण कि इसके विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति थी उसमें अपील की जा सकती थी। इस तरह से 1 अप्रैल 1937 को इस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय ने पूर्ण निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया। इस तरह से हमने संघीय शासन की बात की 1935 के अधिनियम से। आगे की क्लास में हम प्रांतीय शासन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।